नमस्कार गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना। कैसे हैं आप? बढ़िया गुरुजी, आप बताइए कैसे हैं। अच्छा, थैंक यू। जी, तो दर्शकों, ये है गुरुजी श्री मनोज कुमार भंडारी जी। इन्होंने हमारे एस्ट्रो पाठशाला में 8 कोर्सेस चलाए हैं अपने, जो कि काफी सक्सेसफुल रहे हैं। जिसे एस्ट्रो पाठशाला के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफी लोकप्रियता दिखाई है उनके कोर्सेज में, और वो काफी डिटेल ओरिएंटेड कोर्सेज होते थे, काफी इजी उसमें होते थे। उन्होंने बहुत अच्छे से इस कोर्स को रन किया है। तो आज हमारा फिर से सौभाग्य है उनसे बात करने का। तो थैंक चलिए यू। उनसे बात करते हैं। जी गुरुजी, आपके अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी में आपके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा, जैसे लग्ना, त्रिकोणा या चंद्रमा, जिसपे ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को। कल्पना जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ज्योतिष के सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न को अपने आप से पूछना चाहिए कि हॉरोस्कोप की एनालिसिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जी कौन सा कंपोनेंट है। देखिए, नो डाउट लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लग्न का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोण के जी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा मानसो जायते मन का कारक है और चंद्रमा जी राशि का कारक है। चंद्रमा से ही दशाएं निकलती हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होते हैं उससे भुक्त और भोग्य दशाएं निकलती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है और फिर राजयोग भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप कहेंगे तो ज्योतिष में फलित के अंतर्गत सभी ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं, जी लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, इन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो दशा का होता है। उसका कारण ये है, इसे कहते हैं दशा कालस्य कारणम। दशा जी ही किसी घटना को कराने में सक्षम होती है। इसीलिए आप देखिए कि दशाओं के फेर से क्या होता है। हमने जैसे देखा कि बिल क्लिंटन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, बहुत सक्सेसफुल थे, जी लेकिन फर्स्ट टर्म में दशाएं खराब पड़ने की वजह से, आरूढ़ में भी दशाएं खराब पड़ने की वजह से उनका एक स्लीजी सेक्स स्कैंडल जो मोनिका ल्यूस्की के साथ हुआ, जिसमें जी कांग्रेस ने, मतलब उनके दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कांग्रेस है, दूसरा सीनेट है। कांग्रेस में उनको इम्पीच कर दिया गया, यानी उनको पद से पदच्युत कर दिया गया, लेकिन जी सीनेट में फिर वो पास नहीं हुआ। फिर दशाओं के बदलने की वजह से वो आगे सेकंड टर्म यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का दोबारा जीत गए। इसी जी प्रकार से आप देखिए, दशाएं इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक दिन पूर्व लॉर्ड राम का कॉरोनेशन अनाउंस हुआ। राजा दशरथ ने कहा कि उनके सबसे बड़े पुत्र राम राजगद्दी पे बैठेंगे, और गुरु वशिष्ठ से उसका उसका मुहूर्त निकाला गया। और सभी प्रजा इस बात पे बहुत खुश थी, क्योंकि राजा राम जो है न्यायप्रिय थे, और वो उनका राजा बनना एक अपने आप में प्रजा के लिए बहुत ही उत्साह का, हर्ष का विषय था। किंतु उनकी जो है दशा नेक्स्ट डे से महादशा बदली, तो उनको मंगल की महादशा में अपनी माता कैकेयी के द्वारा जो उन्होंने वर मांगे थे अपने, राजा दशरथ से वर मांगने थे, उन्होंने वर मांगा, और जिसमें पहला वर था कि जो राजगद्दी है वो उनके पुत्र भरत को मिले और राजा राम को 14 साल का वनवास मिले। तो इसका मतलब अब आप ये समझ जाएंगे, और स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे एस्ट्रो पाठशाला के, कि दशा से ज्यादा, क्योंकि जब ये दशाएं बदली हैं उस समय भी उनका लग्न और लगन का स्वामी, उनका जी चंद्र, उनके त्रिकोण और इसी प्रकार से राजयोग, वो सारे के सारे बरकरार थे। लेकिन दशा के बदल जाने से घटनाएं में बदल गई। तो इसलिए दशा का जो कंपोनेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, जो कि ज्योतिष के विद्यार्थियों को बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहिए और अपने दिमाग में इस बात को रखना चाहिए कि दशा का अवलोकन प्रथम दृष्टया
बहुत सिंपल मेथड के साथ में किया जाए, ताकि इससे पता चले कि किस प्रकार के परिणाम व्यक्ति को मिलने वाले हैं। जी। थैंक जी, सर अभी आपने दशाओं यू। के बारे में बताया, तो मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि दशा को कुंडली में कैसे लगाते हैं? बहुत जी, अच्छा। देखिए, सबसे पहले दशाओं को लगाने का जो मेथड होता है, वो होता है, हमें ये महाभारत काल में लिखी हुई बृहत पाराशर पुराशार शास्त्र, जो कि ऋषि पाराशर ने के द्वारा रचित है, उसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में दशा के बारे में लिखा गया है। और पूरी दशा को किस प्रकार से कुंडली में हमने लगाना है, इसका जी, पूरा निचोड़ उन्होंने एक सूत्र में दे दिया है। और वो सूत्र है, उन्होंने कहा है कि दशा जो है सिर्फ दो ही तरीके से अपने फल देती है। जी, दशाएं जो हैं, दशाओं में ग्रह सिर्फ दो ही तरीके से अपने फल देते हैं। एक तो दशा के अंतर्गत ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल देते हैं, और दूसरे, वो जिन स्थान और स्थितियां जो उनके वश में होती है, उनके फल देते हैं। यानी कि ग्रह का स्वभाव, तो यानी कि अगर मंगल की दशा है तो ग्रह का स्वभाव क्या है? मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, क्वेरलसम प्लैनेट है, झगड़े का प्लैनेट है, रिस्क जी, टेकर है, लीडरशिप क्वालिटीज का है, नए कामों को करने के लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर, वो रिस्क टेकर है। इसी प्रकार जी, से उसके अंदर एक जोश है, एक उमंग है, एक लीडरशिप है। वो किसी भी काम को करेगा तो उसे पूरे जोश खरोश के साथ करेगा। वो इतना नहीं सोचेगा कि उसका अंजाम क्या होगा। तो एक तो ग्रह ने अपने स्वभाव के अनुसार फल देने। अब इसी प्रकार से अगर बुध की महादशा है, तो बुध एक सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह के अलावा बुध एक इंटेलेक्ट का ग्रह है। कोई भी अगर वो काम करेगा, बुध राइटिंग का ग्रह है, लेखन का ग्रह है, साथ में क्रिएटिविटी का ग्रह है, जी, विट एंड ह्यूमर का ग्रह है। वो कोई भी काम करेगा तो वो उतने जोश के साथ ना करके, वो बहुत समझदारी के साथ में करेगा। वो बहुत जी, ज्यादा इसके ऊपर वो एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थिंकिंग करेगा, उसके अंजामों को देखेगा, उनको किस तरीके से बेस्ट वेज में, व्हाट कुड बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो लॉ ऑफ द लैंड का भी ध्यान रखते हुए किसी भी काम को करेगा। बुद्ध जी, के काम करने का जो तरीका होगा वो काफी इंटेलेक्चुअल होगा। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट करेगा हर चीज को। अगर मीटिंग्स भी करेगा अपने स्टाफ के साथ में कि किस तरीके से स्टार्टअप को चलाना है, तो उस मीटिंग को वो डॉक्यूमेंट करेगा, क्योंकि लेखन का वो ग्रह है। इसी प्रकार से वो उस तरह के एग्जाम्पल्स को भी कोट करेगा या लेगा। इस तरह की उसके जैसे जो स्टार्टअप कंपनीज चली हैं और सफल भी हैं, तो उनके जी, सफलताओं के क्या कारण रहे हैं। अब गुरु जैसा प्लैनेट अगर दशा के अंतर्गत है, तो ये ज्ञान जी, का प्लैनेट है, बहुत समझदारी का प्लैनेट है, और ये भाग्य का भी प्लैनेट है। उसमें जी, उस व्यक्ति को ये दिखाई पड़ेगा कि उसे भाग्य से भी कुछ न कुछ उसको फायदा मिल रहा है, उसको सहयोग मिल रहा है डिविनिटी का। और साथ में वो इस बात को भी करता रहेगा कि वो किस तरीके से करे। उस समझदारी से तो काम करेगा ही करेगा, वो जी, साथ में पूजा पाठ, मंदिर जाना, ईश्वर पे विश्वास रखना, कोई भी, जैसे वो अपने नींव रखेगा अगर अपने कमर्शियल प्लेस की, तो उसकी वो जी, वास्तु पूजा कराएगा। वो गणेश जी की पूजा अर्चना और होम हवन के बाद वो काम को पूरा करेगा। उसी प्रकार से वो जो है ये कोशिश करेगा कि बीच बीच में ज्योतिष के नजरिए से भी वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करके पूछेगा कि भाई इसमें क्या ऐसा मैं करूं जिससे ये काम सफल हो जाए। तो थोड़ा उस तरह के भी वो काम करेगा जो कि पूजा के द्वारा, हवन के द्वारा, जिनके द्वारा पवित्र किया जा सके। दूसरा, वो हर काम को करने में वो एक सात्विकता दिखाएगा, यानी वो हर काम को राइटियस वे में करने की कोशिश करेगा। यानी कि जी, अपने स्टाफ को भी प्रॉपर सैलरी देगा, वो लॉ का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि
जुपिटर जो है लॉ का भी प्लैनेट है, तो पीएफ अगर भरना है, ईएसआई भरना है, वो सब है, उसकी मेंबरशिप वगैरह लेनी है अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो वो सब लेगा। तो वो लॉ का भी बड़ा ध्यान रखते हुए काम करेगा। अब शुक्र जैसा अगर प्लैनेट अगर होगा, तो शुक्र एक मैनेजमेंट का प्लैनेट है। अगर अगर शुक्र की महादशा में कोई काम अगर होगा और ग्रह ने अपनी प्रकृति के अनुसार देना है, तो ग्रह की प्रकृति, शुक्र की प्रकृति क्षणिक प्लेजर की है। यानी वो हर चीज को बड़ा एक अच्छे एम्बियंस के साथ, अगर वो अपना कमर्शियल सेंटर भी बनाएगा, तो उसके इंटीरियर्स पे वो काफी पैसा खर्च करेगा, उसके लुक्स ऐसे बनाएगा ताकि कोई भी कस्टमर अगर वहां वॉक इन करेगा, तो उसको कस्टमर को एम्बियंस देखकर, वहां की सज्जो सामान देखकर उसको एक फेथ डेवलप होगा। दूसरा, वो काफी मैनेजमेंट के जो ग्रेजुएट्स होंगे, उनको वो अपने अंदर अधीनस्थ वो एम्प्लॉय करेगा। वो उस जी। तरीके से करेगा कि एक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में टाइम मैनेजमेंट को वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, वो उस तरीके से करेगा। इसी प्रकार से अगर शनि ने अगर कोई काम करना है, तो शनि एक ऐसा रिसर्चर है जो कि काम बेशक जो है 2024 में शुरू हो, लेकिन अगर जी। शनि अगर ग्रह जैसा ग्रह आया है, वो डिले का कारक बनता है, ऑब्स्टिकल्स का, हर्डल्स का बनता है। लेकिन अगर वो अच्छा शनि है, तो वो व्यक्ति उस काम के प्रारंभ से ही पूरी रिसर्च करेगा, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वेटिंग करेगा कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी है, ये सफल होगी कि नहीं होगी। उसी प्रकार से शनि जो है वो लोन्स का भी कारक होता है। अगर उसे जी। लोन लेने की आवश्यकता है, तो वो टैक्स, अगर ना भी आवश्यकता है तो भी वो टैक्सेशन के पर्पज से वो लोन लेगा, ताकि उसमें वो बहुत सी जो सज्जो सामान वो खरीदेगा, उसका डेप्रिसिएशन वो दिखा सके और उसको टैक्स का बेनिफिट हो सके। इसी प्रकार से जी। वो हर काम को जो करेगा, तो उसके माइन्यूट डिटेल्स को वो देखेगा। इसी प्रकार से अगर राहु की महादशा है, राहु जी। एक ऐसा ग्रह है जो कि राहु एक बहुत बड़े इमेजिनेशन का, इल्यूजन का ग्रह होता है। उसके उस ग्रह की दशा के अंतर्गत कोई भी काम व्यक्ति करता है, पहले तो राहु चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है, कंप्यूटर्स का कारक है, तो बड़ा कंप्यूटराइज वो ऑटोमेटेड वर्क करने की कोशिश करेगा कि वर्क बिल्कुल ऑटोमेटाइज होना चाहिए। और वर्क जो है वो, उसमें कंप्यूटर्स की अगर रिक्वायरमेंट है, तो एडिक्वेट कंप्यूटर्स होने चाहिए, i7 होने चाहिए, या इस तरह के उनके जो जी। चिप्स हैं वो काफ़ी फास्टर होने चाहिए। वो कंप्यूटर्स में जो है वो हार्ड डिस्क अच्छी होनी चाहिए, उसका रैम अच्छा होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान रखेगा। साथ में वो चूंकि इल्यूजन का भी कारक है, तो इल्यूजन का कारक होने की वजह से वो तो हो सकता है कि वो एरर ऑफ जजमेंट कर जाए, और कई बार वो इन स्थितियों में आ जाए कि उसका जो गोल पोस्ट है, वो इस तरह का गोल पोस्ट बना ले अपना, जो कि डिफिकल्ट टू अचीव हो, वो उतना आसानी से वो अचीवेबल ना हो, वो बहुत बड़े ख्याली पुलाव बना सकता है। इसलिए राहु की महादशा में किए गए काम में, चूंकि ग्रह जी। ने अपनी प्रकृति के अनुसार जो है परिणाम देने हैं, तो व्यक्ति को अपनी ही थिंकिंग पर बहुत ज्यादा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पर बहुत ज्यादा रिलाय ना करके, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके एक रियलिस्टिक टारगेट को लेकर उसने काम करना चाहिए। अब इसी प्रकार से केतु की अगर महादशा होगी, केतु एक क्लिपर माने जाते हैं, इम्प्यूटिंग एजेंट माने जाते हैं, और जी। इसी प्रकार से वो बृहस्पति के बाद सेकंड इन स्पिरिचुअलिटी माने जाते हैं। तो ऐसे में जो, चूंकि ये कार्मिक प्लैनेट भी माने जाते हैं, कर्मास को हमारे निकालते हैं, या अगर केतु अच्छा है और पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो वो देखेगा कि उसका बहुत सा काम ऑटोमेटेड हो रहा है। बहुत से लोग इसको, पीपल आर लेंडिंग हेल्प टू हिम, पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। ऐसे बहुत से जी। लोग जो आगे आ रहे हैं, जो उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको बहुत से ऐसे तरीके उसको मिल रहे हैं जिससे उसका काम अच्छा चल रहा है। लेकिन उसको इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि केतु क्लिपर माना जाता है, काटने वाला, या इम्प्यूटिंग एजेंट माना जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि 4 स्टेप आगे चलने के बाद उसको बैक स्टेप रखना पड़े। उसको इन सब जी। बातों को पहले से ध्यान रखने की जरूरत है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जो एम्बिशन है या गोल है वो इतना बड़ा है
और इतना बड़ा वो खर्चा करने चल गया है। वो 4 स्टेप लेने के बाद वो देखता है कि अब उसके बाद पैसा खत्म हो गया है, या वो ये फिजिबिलिटी जो है प्रोजेक्ट की उसने अच्छी तरह से स्टडी नहीं की है, तो उसको बैक स्टेप करना पड़े, उसको वापस आना पड़े। ये जी। इसके इस प्रकार से ये 9 ग्रह, एक तो ऋषि पारशा ने कहा है, साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम। घटना बहुत साधारण हो या घटना विशिष्ट हो। साधारण घटना क्या है कि कल्पना, आप जैसे ऑफिस आती हैं एस्ट्रो पाठशाला में, जी। आप सुबह तैयार होती हैं, स्नान करती हैं, तैयार होती हैं। उसके बाद आप ये ध्यान रखती हैं कि आपको आपका लॉगिन टाइम जो है 9:30 या 10 o'clock है, तो आपको टाइम पे वहां से घर से निकलना है। ये साधारण घटना जी। है। आपने उसके पहले ब्रेकफास्ट कर लेना है, आपने लंच अपना पैक कर लेना है, क्योंकि लंच में आपने लंच करना है। फिर आप रात को, आप शाम को आप जो है 6 बजे घर जाती हैं। घर जाने के बाद में पूजा पाठ जो भी करने के बाद में भोजन करके आप सो जाती हैं, और फिर जी। दूसरे दिन के लिए आप तैयारी करती हैं। ये एक जी। साधारण घटना है। विशेष घटना क्या है? किसी व्यक्ति को एकेडमिक्स में एक एक्सीलेंट, उसका पास होना, उसके अच्छे नंबरों से पास होना, उसका फर्स्ट आना, इसी प्रकार से उसका नौकरी सिक्योर होना, उसको जॉब मिलना, जी। ये एक विशिष्ट घटना है। फिर उसका विवाह होना, ये एक विशिष्ट घटना है। फिर उसके बाद उसको ब्लेसिंग्स ऑफ अ चाइल्ड, ये उसको एक विशिष्ट घटना है। इसी प्रकार से घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, तो ये भी एक विशिष्ट घटना है, क्योंकि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर आप प्रे कर रहे हैं, और फिर वो हॉस्पिटल में उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, फिर हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं विशिष्ट मानी जाती हैं। तो उन्होंने कहा साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम। दशा ने सिर्फ 2 ही तरीके से फल देने हैं। ग्रहाणाम च स्वभावीन, ग्रह ने अपने स्वभाव के फल देने हैं। वो मैंने स्वभाव के फल आपको बता दिए 9 के 9 ग्रहों के, कि ग्रह का जो स्वभाव होगा उस हिसाब से वो फल देगा। मैं इसमें जी। आपको बताना भूल गया, जैसा सूर्य जैसा ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा मैं आपको बताना भूल गया। अब सूर्य ग्रह है, उसने अपने स्वभाव के फल देने। सूर्य ईगो सेंट्रिसिटी का है, मैग्नानिमिटी का है, लार्ज हृदय का है। सूर्य अगर किसी भी काम को करेगा, तो वो काम के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होगा, या तो सरकारी अधिकारियों का या उसके पिता का, क्योंकि सूर्य जी। के कारक पिता भी हैं। तो ग्रह ने अगर अपने स्वभाव के देने हैं, तो पिता का सपोर्ट होगा, या वो पिता के ही काम को आगे बढ़ाएगा, या कोई सरकारी अधिकारी से उसके अच्छे ताल्लुकात होते हुए उनके द्वारा सजेस्टेड वर्क, जिसमें कि उसे हेल्प मिल सके, इस तरह का वो काम करेगा। दूसरा, जी। वो जब सैलरी के बारे में निर्धारण करेगा, तो वो मैग्नानिमस होगा, लार्ज हार्टेड होगा। वो अच्छी जी। सैलरीज पे लोगों को एम्प्लॉय करेगा। दूसरा, सूर्य का जो अपना स्वभाव होता है, वो बड़ा एक समझदारी का स्वभाव माना जाता है, और साथ में सूर्य का एक डिसिप्लिनेरियन स्वभाव माना जाता है। यानी कि उसकी जो छवि बनेगी, वो एक डिसिप्लिन्ड लीडर के रूप में वो स्टैब्लिश होगा। वो उसके जो मातहत काम करने वाले लोग होंगे, वो उसको फियर तो करेंगे, लेकिन लव भी जी। करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि वो बड़ा डिग्निफाइड और ग्रेसफुल तरीके से अपने आप को कैरी ऑन करेगा। वो किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बनाने में वो सक्षम है, क्योंकि सूर्य जी। जो है, वो न केवल, अच्छा, इस बात का भी वो ख्याल रखेगा कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वो जो है इन सब बातों को भी बहुत ध्यान रखेगा, कि उनको एडिकेट जो है, वो लंच टाइम में उनको एडिक्वेट टाइम मिलना चाहिए, ताकि वो बहुत रश ना करें, बहुत ज़्यादा जी। उनके वर्क का लोड भी ना हो। वर्क का लोड उनका उतना ही हो जितना वो स्ट्रेस में वो बकल डाउन ना कर जाएँ। इन सब बातों का ध्यान रखेगा। क्योंकि सूर्य की अपनी जो प्रकृति होती है, वो एक पालक की होती है, पालनहार की होती है, गार्डियन की होती है। यानी कि वो जी। एक पिता के रूप में, गार्डियन के रूप में अपने पूरे स्टाफ को, और अपने अपने वेंडर्स को, जिनसे वो बिजनेसेस करेगा, वो एक उसूलों के साथ बिजनेस करेगा, तो उसका एक नाम और एक छवि बनेगी, कि साहब आप फला फला साहब ने एक काम अपना शुरू किया है, और जी। वो जबान के पक्के हैं, तो उन्होंने इतना अच्छा काम करना है। आप इनसे आप अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको कभी भी लॉसेस नहीं होंगे, कभी भी आपको धोखा नहीं होगा, कभी भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब जी। इस प्रकार से मैं चंद्रमा भी आपको बता देता हूँ, ताकि वो 9 के 9 प्लैनेट कवर हो जाएँ। अब चंद्रमा जैसा प्लैनेट अगर चंद्रमा जैसा प्लैनेट, अपने ग्रह ने अपने प्रकृति के अनुसार अगर
रिजल्ट देने। चंद्रमा क्रिएटिविटी का बड़ा जबरदस्त जी प्लैनेट माना जाता है। मतलब कहने का मतलब है क्रिएटिविटी के साथ अलावा वो नेचुरल ब्यूटीज का भी प्लैनेट है। उसके जी साथ में एक बहुत साम्यता है। वो एक इस तरह का व्यक्ति होगा जो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वो जी हर एक के साथ में बहुत प्रेम का बर्ताव करते हुए वो उस बिजनेस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। साथ में इस बात का भी ध्यान रखेगा, दूसरों की सहूलियत का भी ध्यान रखेगा एक तरफ, दूसरों के कंफर्ट्स का भी ध्यान रखेगा, तो वहीं इस बात का भी ध्यान रखेगा कि क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जी जो एम्प्लॉयज उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उनका भी जीवन सुचारू रूप से चल सके। अगर चंद्र ने अपने ग्रह के अपने परिणाम देने हैं, अपने अपनी प्रकृति के परिणाम देने हैं, अगर उसे पता चलेगा किसी एम्प्लॉय के फादर की तबीयत खराब है, तो वो उसके पास जाएगा, उसके कंधे पे हाथ रखेगा, उसे कहेगा किसी भी तरह की तुम्हें मदद चाहिए, किसी धन की मदद चाहिए, किसी और, मैं फला फला हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को जानता हूँ, मैं इनको फोन कर देता हूँ, जी वहां लेके अपने फादर को ट्रीट कराओ। वो हर तरह से आगे बढ़ के उसको सफल बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा, उसके काम के अंदर क्रिएटिविटी नजर आएगी, एक ऐसी सुंदरता नजर आएगी। देखिए, शुक्र में और चंद्र में, दोनों में फर्क क्या होता है कि शुक्र बड़ा बड़ा फ्लैम्बॉयंट होता है, बहुत दिखावे वाला होता है। वो उसके जी उसकी सुंदरता में एक झिलमिलता होती है। यानी कहने का मतलब है कि आपको शैंडियर की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शैंडियर जरूर लगाएंगे। आपको जी हिडन जो है वो लाइट्स की जरूरत नहीं है, डिफरेंट कलर्स की, लेकिन आप अपने वर्क प्लेस में हिडन लाइट्स भी लगा रहे हैं। चंद्रमा जो है उसको लाइटेड रखेगा, उसे जी एडिकेट लाइट रखेगा, कंफर्ट को देखते हुए। लेकिन सुंदरता होगी नेचर के साथ में सिंक करती हुई। उसे वो काफी एयरी किस्म का बनाएगा, ताकि उसमें एयर आए, उसमें कंफर्ट हो। अगर मतलब वो इन सब बातों को ही ध्यान रखेगा कि वो ईस्ट से जो है एयर आ रही है, उसको फॉलो करेगा वास्तु के नियमों को। क्योंकि चंद्रमा एक बिलीवर प्लैनेट है, लेकिन जी साथ में चंद्रमा इन सब बातों को भी ध्यान रखेगा कि बहुत ज्यादा खर्चा ना हो। अगर कोई किसी चीज में 100 रुपए का खर्चा होता है, तो वो 100 रुपए का ही खर्चा करेगा। वो जी ऐसा नहीं है कि वो शुक्र की तरह मैं जो काम 100 रुपए में हो जाता है उस काम को वो 500 रुपए में करे, उस काम में बहुत ज्यादा झिलमिलता दिखाए और बहुत ज्यादा उसका एक सेट सा बना दे। तो साधारणम विशिष्टम तो च दशानाम द्विविधम फलम, दो ही तरीके से दशा ने फल देने हैं। जी ग्रहणाम च स्वभावेन, ग्रह ने अपने स्वभाव के फल देने हैं। स्थान स्थितिम वसेन च, और जो स्थान और स्थितियां उसके वश में हैं उनके फल देगा। तो अब ये स्थान स्थितियां उसके वश में है। क्या जी स्थान स्थितियां उसके वश में है? जिस भाव का वो स्वामी है, जिस जी भाव में वो बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, जिन जी भावों पे वो दृष्टि रख रहा है, जिन भाव और ग्रहों के द्वारा, जिन ग्रहों के द्वारा उसको दृष्टि मिल रही है, जी उस दृष्टि में वो मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि से कितना वो उसको असर हो रहा है, कितना असर वो निगेट कर रहा है, खत्म कर रहा है, और कितना वो स्वयं काम कार्य कर रहा है, ये सारी स्थितियां उसके वश के अंदर है। तो जिन जी स्थान स्थितियों में को वो अपने वश में रखता है, उन स्थान स्थितियों के भी वो परिणाम देता है। इस प्रकार से दो ही तरीके से दशा ने परिणाम देने हैं। ये ऋषि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ये दशाओं का नियम का निचोड़ लिख दिया है। और जी जो ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा नियमों से क्लटर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने कुंडली को देखना है, और इसी नियम पे आगे बढ़ते हुए लिखते हुए जाना है, नोट्स बनाने हैं कि ये जो ग्रह है, इसका इसकी प्रकृति क्या है, क्योंकि ग्रह ने अपने स्वभाव के अनुसार देना है, और इसके वश में क्या है, ये किन स्थितियों का मालिक है, किन भावों का मालिक है, किस जगह पे जी बैठा है, किस ग्रह के साथ में उसकी युति है, किस तरह का राजयोग बना रहा है। इन सब बातों को लिखते चले जाएंगे, तो उनके लिए प्रिडिक्शन करना बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच। जी गुरुजी। तो गुरुजी ये तो आपने बताया कि हम दशा को कुंडली में कैसे देखते हैं। अब मेरा जो अगला सवाल आपसे ये होगा कि हम दशा को नामांश कुंडली में कैसे लगाएं। जी सबसे पहले जब भी आपको प्रश्न करती हैं,
तो हमें उस प्रश्न की महत्ता देखनी होती है। उसका एक जी, वैल्यूएशन या उसका एक वैल्यूएशन करना होता है। आप एक बात देखिए, जैसे ही आपने नवमांश बोला, ये राशि का नवम अंश है। जी, नवमांश का निर्माण क्यों हुआ है? नवमांश का निर्माण ऋषि पाराशर ने डिविजनल चार्ट में नवमांश को बहुत जी, महत्वपूर्ण बनाया है। और वो महत्वपूर्ण इस वजह से बनाया है कि जो आपके D1 के जो ग्रह हैं और जो भाव हैं, उन ग्रहों और भावों का की एक जी, मास्किंग है। उनकी एक प्रॉमिसेस हैं, डिनायल्स हैं, लेकिन वो आवश्यक नहीं कि जैसे वो दिखते हैं वैसे वो परिणाम देंगे आपको जीवन जी, के। जी, उनका परिणाम किस तरह का होगा, ये नवमांश निर्धारण करता है, क्योंकि नवमांश ही ग्रहों का बलाबल और जी, भावों का बलाबल आपको बताता है। जी, Apart from the fact that Namash has actually been made to look at the condition of the spouse. जी, नमाज का जो निर्धारण ऋषि पाराशर ने किया है, वो रिश्ते के अंदर ये देखने के लिए किया है कि एक व्यक्ति का स्पाउस कैसा उसको स्पाउस मिलेगा, उसको जी, स्पाउस उसको डिनाई तो नहीं है, डिलेट तो नहीं है मैरिज, मैरिज उसकी कैसी होगी, कितनी अच्छी चलेगी, स्पाउस की अपनी अपनी एजुकेशनल स्थिति क्या होगी, इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी, जी, इंडिपेंडेंट होगा, काम करेगा, नहीं करेगा, कितना हेल्प करेगा, कितना नहीं हेल्प करेगा। तो अब ये नवमांश के अंदर जब आप दशाओं को लगाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मदर ऑफ ऑल डिविजनल चार्ट्स इज द D1 चार्ट। मतलब मदर ऑफ ऑल डिविजनल चार्ट्स का मतलब हो गया, जितने भी डिविजनल चार्ट्स या वर्गा कुंडलीज निकली हैं, वो D1 या नेटल चार्ट से निकली हैं। इसका मतलब ये जी, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है जो D1 चार्ट है। तो सबसे पहले जो दशा की एनालिसिस है, उसकी शुरुआत आपने करनी है D1 चार्ट या नेटल चार्ट के द्वारा। जी, फिर अब आप जब ये निर्धारण कर रहे हैं कि ग्रह ने अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम देने हैं, तो ग्रह का स्वभाव नवमांश में जाके परिवर्तित तो नहीं होता। ये देखना जी, बहुत जरूरी है। ये देखना बहुत जरूरी है कि जो ग्रह है वो नवमांश के अंदर जाके कमजोर तो नहीं हो गया है। जी, तो ग्रह ने, मैंने आपको बताया, अगर वो अच्छा ग्रह है, मैंने आपको 9 के 9 प्लैनेट्स की बताए, और ये जी, मान के मैं चला हूं कि ये सभी ग्रह बली हैं। बली जी, होके ग्रह इस तरह के फल देते हैं अपने प्रकृति के अनुसार। लेकिन नौमांश ने इस बात का निर्धारण करना है कि ये ग्रह बली है या निर्बल है। जैसे सपोज किसी का लगन का स्वामी है, वो जी, D1 चार्ट में या नेटल चार्ट में, प्रथम चार्ट में वो बहुत अच्छा बैठा है, मकर का है, यानी उच्च का है मंगल, लेकिन वहां जाके कर्क का हो गया नौमांश में, यानी नीच का हो गया। अब वो नीच जी, का हो गया, इसका मतलब उसकी प्रकृति कमजोर हो गई। जी, अब वो उतना एडवेंचरस नहीं रहा, अब वो उतना तेजी का नहीं रहा, अब वो उस जी, तरह का उसका एंटरप्राइजिंग नेचर नहीं रहा। अब जी, उसका वो उसकी जो एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन नहीं रहेगी जो कि उच्च के मंगल का की होती है, कि जी, रिस्क टेकर होना, पुलिस में भर्ती होना, आर्मी में भर्ती होना, रिस्क एडवेंचरस स्पोर्ट्स को में जाना, ये सब होना। अब वो चूंकि नीच का हो गया है, तो यानी कि वो थोड़ा भयभीत हो गया है, कमजोर हो जी, गया। तो नवमांश में जब भी आप दशा को लगाते हैं, तो D1 जी, में दशा को लगाने के परिणाम लिखने के बाद आप नवमांश के अंदर जाके उस ग्रह, उस दशा के ग्रह को, उसकी स्थान स्थितियों को, प्रभावित करने वाली स्थितियों को, जैसे जिस भावों का वो स्वामी है, तो आप नवमांश जी, में देखेंगे वो भाव, नवमांश के अंदर वो भाव, सपोज वो किसी कुंडली के अंदर द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है। जी, अब वो आपने नवमांश में देखना है कि क्या द्वितीय भाव और सप्तम भाव स्ट्रांग है, बली है, या निर्बल है। जी, या ये जो ग्रह है, जो कि दशा में आ रहा है, और जो द्वितीय और सप्तम का मालिक होकर दशा के अंदर आ रहा है अपनी प्रकृति के उसने परिणाम देने, वो ग्रह स्वयं नवमांश के अंदर बली है या निर्बल है। अगर वो निर्बल है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला। जी, इसी प्रकार से जिन भावों का वो स्वामी है, वो भाव कहीं कमजोर तो नहीं हो गए हैं नवमांश के अंदर। अगर वो भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव अगर कमजोर हो गए हैं, और भाव कमजोर कब होते हैं, जैसे वो पाप कर्तरी हो जाएं भाव, तब कमजोर हो जाते हैं। जी, मेलेफिक
प्लैनेट या पापी ग्रहों के द्वारा दस्त होने पे या पापी ग्रह के बैठ जाने की वजह से, इन वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर वो जी, कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर अब आपको ये बताना पड़ेगा कि एट द लेवल ऑफ एस्पिरेशंस तो आपको ये परिणाम मिलने चाहिए। लेकिन जो नवमांश चूँकि ये बता रहा है कि इन परिणामों में अवरोध अब किस तरह के आएँगे। वो सारे जी, अवरोध जो हैं, वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन, वो सारी डिफ़िकल्टीज़, वो नवमांश से आप निकाल कर उनको बताएँगे, तभी जी, आप उपाय किसी व्यक्ति को बता सकते हैं। थैंक यू। जी। गुरुजी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, अभी तो आपने मुझे बताया कि दशा को कुंडली में कैसे लगाएँ, फिर उसको नवमांश कुंडली में कैसे लगाएँ, आपने ये 2 चीज़ें हमें बताई। अब मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि कोई 5 गोल्डन रूल्स दशा के कि जिससे कोई भी नॉर्मल आदमी उसे दशा में लगाना चाहे तो मतलब कैसे लगाएगा? वो एक 5 गोल्डन रूल्स हमें बताइए। बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो अगर गोल्डन रूल्स की बात आ रही है, तो आपने सबसे जी, पहले तो ये जो नियम मैंने आपको बताया था, इसमें इन्होंने 2 गोल्डन रूल्स बता दिए हैं कि जी, साधारणं विशिष्टं च दशानां द्विविधं फलं ग्रहाणां च जी, स्वभावेन स्थान स्थितिं वसीम च, मतलब ग्रह ने अपने स्वभाव के देने। तो एक तो गोल्डन रूल ये हो गया कि आपने कोई भी अगर प्रेडिक्शन करना है, तो आपने ग्रह को देखना है, उसके स्वभाव को देखना है। जी, दूसरा आपने जो है उसकी किन स्थितियों और स्थान जो उसके वश में है, उनको आपने देखना है। ये सेकंड गोल्डन रूल हो गया। जी, अब थर्ड गोल्डन रूल क्या होता है कि कौन से ग्रहों की दशाएं अच्छी होती हैं। तो जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा था मुझसे कि लगन इम्पोर्टेंट है, कि लगन का स्वामी इम्पोर्टेंट है, कि त्रिकोण जी, के भाव इम्पोर्टेंट है, कि चंद्रमा इम्पोर्टेंट है, कुंडली में क्या इम्पोर्टेंट है। तो जी, आपको ये समझने की व्यक्ति को, विद्यार्थी को समझने की जरूरत है कि थर्ड गोल्डन रूल ये कहता है कि कौन से ग्रहों के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। ऐसे ग्रहों के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे जो त्रिकोणों के स्वामी हैं, क्योंकि जी, इसमें ऋषि पारस ने कहा है, सर्वे त्रिकोण नेतारु ग्रहा शुभ फल प्रदा। यानी जी, त्रिकोणों के स्वामी जो होंगे, वो हमेशा सर्वदा बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर वो लगन के स्वामी की दशा है, या पंचम के स्वामी की दशा है, अथवा नवम के स्वामी की दशा है, तो इसका मतलब है कि प्राइमा फेसी ये दशा के परिणाम इस व्यक्ति को अच्छे मिलेंगे। और जी, मेरा अपना स्वयं का भी ये मानना है कि फोर्थ जो गोल्डन रूल है उसमें दशमेश की जब दशा आती है, तो जी, व्यक्ति अपने करियर में काफी प्रोग्रेस करता है। तो जी, जो दशा के लगाते समय अगर आपने एक व्यक्ति का कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना है कि उसे जी, जॉब कब मिलेगा, वो जॉब में उन्नतियां कब करेगा, तो इसमें दो भावों को प्राइमरली देखा जाता है। एक है दसम भाव और एक है जी, एकादश भाव। तो दसम भाव पे जो प्लैनेट है, वो जी, बहुत महत्वपूर्ण है। दसम भाव का प्लैनेट जो जी, स्वामी है, उसकी जब दशा आती है तो व्यक्ति के रोजगार में उन्नतियां होती हैं। इसी प्रकार से एकादश भाव जो है वो हमारे गेन का हाउस है। तो जब भी एकादश भाव के स्वामी की दशा आती है, वो जी, हेल्थ में तो कुछ कमियां करता है, परिवार में रिलेशनशिप में कुछ कमियां करता है। वो कमियां क्यों करता है? लेकिन जी, अगर वो वहां पे ही बैठा है, एकादश भाव में ही बैठा है, तो वो व्यक्ति को हमेशा गेन की सिचुएशंस में लेके जाता है। जी, अब पांचवा जो गोल्डन रूल है वो है, फिफ्थ गोल्डन रूल इसमें है, आपको कुंडली के अंदर ये अवलोकन करना है, क्या दशा के स्वामी ने कोई राजयोग बनाया है, क्या किसी भी जी, तरह के राजयोग को बनाने में वो सफल हुआ है। जी, राजयोग में सबसे अच्छा राजयोग माना जाता है राशि परिवर्तन राजयोग। राशि परिवर्तन राजयोग मतलब एक राशि का स्वामी दूसरी राशि पर बैठे, उस राशि का स्वामी इसकी राशि पर बैठे। यानी कहने का मतलब है कि अगर राशि परिवर्तन राजयोग आप देखना चाहें, तो अगर चंद्रमा अगर शुक्र की राशि पर बैठा है, शुक्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो आप क्या बोलेंगे? राशि परिवर्तन राजयोग। जैसे मिसेस गांधी की कुंडली में 3 राशि परिवर्तन राजयोग थे। मंगल, जी, वो कर्क लगन की महिला थी, तो द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य था, जो कि उनका जी, पंचम भाव में बैठा था। पंचम का स्वामी मंगल था, जो द्वितीय में बैठा था। तो पहला जी, राशि परिवर्तन राजयोग हो गया द्वितीय और पंचम भाव का, जो कि बड़ा अच्छा जी, राजयोग हो गया।
द्वितीय भाव जो है एम्पावरमेंट का है और वेल्थ का है और बोलने का है, स्पीच का है। और इसी प्रकार से पंचम भाव जो है वो संतान का भी है, पूर्व पुण्य का भी है। तो एक जी राजयोग तो ये बनता था। दूसरा उनके उसमें राजयोग राशि परिवर्तन बनता था लगन का और सप्तम का। लगन का जी स्वामी चंद्रमा जो है सप्तम भाव पे था, सप्तम का स्वामी शनि जो है वो लगन के भाव पे बैठा हुआ था। वो एक जी दूसरा राशि परिवर्तन राजयोग हो गया। तीसरा राशि परिवर्तन राजयोग उनका छठे और 11वें का था। छठे भाव का स्वामी जो गुरु था, जो कि कर्क लगन के लिए गुरु होते हैं, वो उनके जी एकादश भाव में बैठे थे, मतलब लाभ के भाव में। और जो शुक्र जो एकादश भाव या 11th हाउस के लॉर्ड थे, वो उनके छठे जी भाव में बैठे थे। तो गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग था। तो इसका जी मतलब राशि परिवर्तन। इसके बाद जो है दूसरे जो राजयोग होते हैं जो कि बड़े स्ट्रांग माने जाते हैं, उनमें जी नीच भंग राजयोग है। अगर कोई ग्रह नीच का है, उसका नीच भंग हो रहा है, जैसे सचिन तेंदुलकर की आपकी कुंडली में, कि क्रिकेट के लीजेंड रहे हैं और भारत रत्न भी उनको प्राप्त हुआ है। और जी क्रिकेट के क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, अगर वो स्पोर्ट्स को फॉलो करता हो तो वो सचिन जी का नाम ना जानता हो। और जी भारत के सभी लोग सचिन तेंदुलकर साहब से वाकिफ होंगे, उनके जी अचीवमेंट से वाकिफ होंगे। तो सचिन जी तेंदुलकर साहब की कुंडली में 3 नीच भंग राजयोग हैं। इसी प्रकार से जी ऐश्वर्या राय की कुंडली में जो है 2 ग्रहों का नीच भंग राजयोग है। इसी प्रकार से शाहरुख खान की कुंडली में, ये सब सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स हैं। इसमें उसमें भी 2 नीच भंग राजयोग हैं, 2 ग्रहों के नीच भंग। जी इसी प्रकार से जो है वो चंद्रमा से बनने वाले जो राजयोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे कि सुनपा, अनपा, दुर्धरा, ये चंद्रमा के द्वितीय हाउस में, और चंद्रमा जी के द्वादश हाउस में कोई प्लैनेट होता है तो। और उसकी तरह से चंद्रमा से बनने वाला गजकेसरी राजयोग है, चंद्रमा से बनने वाला अमल कीर्ति राजयोग है। चंद्रमा से दसम भाव में किसी ग्रह के बैठने से वो राजयोग बनता है। चंद्रमा जी से चंद्र आदि योग बनते हैं, लग्न आदि योग बनते हैं, यानी कि छठे, सातवें, आठवें में जो है शुभ ग्रहों का होना चंद्रमा से, तो चंद्र आदि योग बन गया। इसी प्रकार से चंद्रमा से बनने वाले बहुत से इंपॉर्टेंट राजयोग जो बनते हैं, वो राजयोग अगर कुंडली के अंदर हैं और वो राजयोग की दशा आ गई, तो व्यक्ति को धन धान्य पूर्ण समय और बहुत आराम, ऑपुलेंस का, प्रोस्पेरिटी का समय व्यक्ति के जीवन में आते लेके आते हैं। इसी प्रकार से सूर्य से बनने वाले राजयोग आपने देखे हैं। सूर्य के हैं वासी, वेशी, जी उभयाचारी हैं। उसी प्रकार से सूर्य के जितने भी राजयोग हैं, उन राजयोगों को भी इसमें देखा जाता है। तो जी राजयोगों को आप स्टडी करते हैं। इसी प्रकार से अब अरिष्ट के राजयोगों को भी, अरिष्ट योगों को यानी कि नेगेटिव योगों जी को भी आप देखते हैं। अगर वो दशा के अंतर्गत वो आ रहे हैं, ये 5th गोल्डन रूल है, तो वो दशा के परिणाम अच्छे नहीं देंगे। जैसे जी चंद्रमा से बनने वाले जो अरिष्ट योग हैं, आप जानते ही हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग है। चंद्रमा राहु के साथ हो, जी के साथ हो, चंद्रमा का ग्रहण योग है। इसी प्रकार से चंद्रमा और शनि का विष योग होता है। चंद्रमा शनि अगर साथ में बैठे हों तो जी विष योग है। तो इस तरीके से अगर कोई भी अरिष्ट योग अगर बनता होगा कुंडली में, तो उसके परिणाम दशा के अंतर्गत जो परिणाम आने चाहिए, उनके रिडक्शन में आते हैं और जी विद लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आते हैं। ये तो ये मैंने आपको 5 गोल्डन रूल्स मैंने बताए दशा को देखने के। और इन गोल्डन रूल्स को अगर आप एस्ट्रो एस्ट्रो पाठशाला के विद्यार्थी अगर इनको फॉलो करते हैं, तो जी वो कभी भी फेल नहीं होंगे, उनके प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे होंगे। जी धन्यवाद गुरुजी। आपने बहुत अच्छे जी। और बहुत सरल तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को समझाया है कि कैसे दशा को देखा जाता है, साथ ही साथ कुंडली में कैसे लगाते हैं, नवमांश कुंडली में कैसे लगाते हैं। उसी के साथ आपने हमें 5 गोल्डन रूल्स भी बताया जिसको अपना के कोई भी दशा देख सकता है अगर किसी नॉर्मल आदमी को भी देखना हो। तो मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं अपना उम्मीद करती हाँ आपको भी जी, आपको भी लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। वैसे तो आपने जो आज का जो टॉपिक हमारा था, तो वो दशा का टॉपिक, ये काफी जी, वृहद वृहद सब्जेक्ट है। इस जी, वृहद सब्जेक्ट को टाइम की जो है थोड़ी कमी होने की वजह से, फिर भी हम इस टॉपिक को ना सिस्टमेटिकली हम इसे अप्रोच कर पाए। और चूंकि आपने एक बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछ लिया 5 गोल्डन रूल्स का, इससे क्या जी, हुआ कि ये कंपार्टमेंटलाइज हो गया और जी, इसका एक फ्लो चार्ट बन गया। जिस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए दशाओं का परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, ये एस्ट्रो पाठशाला के विद्यार्थी लगा के देख सकते हैं और उसमें सफल जी। हो सकते हैं।
आपको जी बहुत-बहुत गुरुजी। धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। थैंक यू सो मच। जी गुरुजी। मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें टाइम दिया और हमें सारी चीज़ें बताई, इवन काफ़ी डीप में बताया आपने, हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। मैं थैंक यू आपसे सो फिर मच। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।